नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। सबसे पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। बिल्कुल दोस्तों, ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। हाँ, और इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट से जुड़ें। इसका लिंक आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 21 पेज के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। एकदम गहराई से। और इस चर्चा के लिए जो रूल हमने सेट किया है वो है कंटिन्यू फ्लो डोंट फास्ट। मतलब हम भागेंगे नहीं। राइट। हाँ, हम भागेंगे नहीं। हम लगातार एक फ्लो बनाए रखेंगे ताकि सुनने वालों को किसी तरह का बोझ ना लगे और हर कॉन्सेप्ट आसानी से दिमाग में बैठ जाए। सही बात है। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम दिन भर लैपटॉप मोबाइल यूज करते हैं, पर अगर कोई बेसिक डेफिनेशन पूछ ले कंप्यूटर की तो लोग अटक जाते हैं। देखिए, बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करता है? ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक यूजफुल जानकारी में बदल देता है। अच्छा, जैसे वो जूसर वाली बात होती है ना, अगर मैं उसमें संतरे डालूं तो वो इनपुट हो गया। हाँ, संतरे इनपुट हो गए और मशीन का घूमना प्रोसेसिंग हो गया। और जो जूस निकला वो हमारा आउटपुट। सही एग्जाम्पल है। टेक्निकल टर्म में हम इन संतरों को रॉ फैक्ट्स कहते हैं। कीबोर्ड या किसी डिवाइस से जो कच्चा डेटा जाता है वो इनपुट है और बदले में स्क्रीन पर जो जवाब मिलता है वो आउटपुट है। तो इस इनपुट और आउटपुट के सफर में इतनी सारी जनरेशन्स कैसे आईं? अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें, पहली जनरेशन की, तो पहली जनरेशन शुरू हुई थी 1940 में। 1940 से लेकर 1956 तक का दौर था ये। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब्स यानी वो काफी बड़े होते होंगे। अरे, पूरे कमरे के बराबर होते थे और बहुत महंगे। बिजली भी बहुत ज्यादा खाते थे। और इनकी भाषा क्या थी? मतलब क्या हमारी तरह? नहीं, बस 0 और 1 की भाषा, मशीन लैंग्वेज। इसमें एक वक्त में बस एक ही काम होता था, नो मल्टीटास्किंग, और आउटपुट स्क्रीन पर नहीं, प्रिंट आउट के रूप में मिलता था। इसके अगर उदाहरण देखें तो इनियाक, यूनिवैक, ईडीसैक और ईडीवैक आते हैं। उसके बाद तो काफी बदलाव आया होगा ना, जब दूसरी जनरेशन आई 1956 से 1963 के दौर में। हाँ, वहाँ एक बड़ा शिफ्ट आया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। वैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में ही हो गया था, पर यहाँ इसका यूज शुरू हुआ। ये पहली जनरेशन से थोड़े तेज और सस्ते थे। और लाइट का खर्चा भी कम हो गया होगा। बिल्कुल, प्रिंटआउट से ही आउटपुट मिलता था यहाँ भी। पर मशीन लैंग्वेज की जगह अब असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग का सफर शुरू हो गया था। फॉर्ट्रैन और कोबॉल जैसी लैंग्वेजेस इसी दौर की हैं। पर स्क्रीन वाला मैजिक तो शायद तीसरी जनरेशन में आया, 1964 से 71 वाले टाइम में। एकदम सही कहा। तीसरी जनरेशन में सिलिकॉन चिप्स आए, जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। यही वो वक्त था जब पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज हुआ। यानी फाइनली प्रिंट आउट से छुटकारा मिला और मल्टीटास्किंग भी यहीं से शुरू हुई थी। हाँ, इसके मेन एग्जाम्पल हैं PDP-8, IBM 307 और ICL 2900। और फिर आती है चौथी जनरेशन, जो लंबा चली 1972 से 2010 तक। ये तो माइक्रो प्रोसेसर का दौर था, राइट? सही पढ़ रहा। 1971 में टेड हॉफ ने पहला माइक्रोप्रोसेसर बनाया था, इंटेल 4004। इसे कमर्शियली लॉन्च किया गया। उसके बाद ही तो ये पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट का विकास हुआ। और सबसे बड़ी चीज GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसी दौर में आया। मतलब आइकन्स पर क्लिक करने वाली सहूलियत। एप्पल II, पहला IBM कंप्यूटर और स्टार 1000 इसी के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, इससे स्पीड और मेमोरी में जबरदस्त वृद्धि हुई। फिर उसके बाद 2010 से अब तक जो चल रहा है वो है 5वीं जनरेशन। ये तो पूरा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। बिल्कुल, लैपटॉप, पाम टॉप सब एडवांस हो गए, रोबोटिक्स का यूज शुरू हो गया। आज के डिवाइस बहुत सस्ते, तेज, पोर्टेबल और कम बिजली खाने वाले हैं। तो ये तो हुई हिस्ट्री। पर आज हम इन कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कैसे करते हैं? मतलब इनका वर्गीकरण कैसे होता है? देखिए, इसको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। अच्छा, तो अगर टाइप या प्रकार की बात करें तो टाइप में 3 आते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग लगातार बदलने वाली फिजिक्स की घटनाओं के लिए होता है, जैसे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं ना, थर्मोमीटर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटर्स। और डिजिटल तो वही हो गया ना जो हम यूज करते हैं डेस्कटॉप या मोबाइल, जो बाइनरी पर चलता है। हाँ, और इन दोनों का मिक्स होता है हाइब्रिड। इसमें दोनों के गुण होते हैं।
स्पेस फ्लाइट्स और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में इनका ही इस्तेमाल होता है। साइज के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर हो गया, जैसे अपने सिंगल सर्किट बोर्ड वाले डेस्कटॉप या लैपटॉप। सही कहा। फिर उनसे बड़े आते हैं मिनी कंप्यूटर, जो मिड 1960s में डेवलप हुए थे। ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। आज के स्मार्टफोन्स और आईपैड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। और मेन फ्रेम कहाँ यूज होता है? ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जैसे ट्रेडिंग कंपनीज में थोक डेटा हैंडल करना हो या जनगणना यानी सेंसस का लंबा चौड़ा हिसाब रखना हो। और सबसे पावरफुल तो सुपर कंप्यूटर ही होते होंगे, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं या क्लाइमेट चेंज की रिसर्च करते हैं। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड में भी वही काम आते हैं। और आखिरी कैटेगरी आपने बताई थी पर्पस के हिसाब से। हाँ, वहाँ दो ही हैं। एक जनरल पर्पस, जो बेसिक इनपुट आउटपुट या कैलकुलेशन के लिए होता है, जैसे कैलकुलेटर और मोबाइल। दूसरा स्पेशल पर्पस, जो किसी एक खास काम के लिए ही बना हो, जैसे बिजली का जनरेटर या मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो गई। एकदम सही उदाहरण। अब जब इतने डिवाइस हैं तो इनमें डेटा की सिक्योरिटी भी तो उतनी बड़ी बात है ना। हाँ, आजकल साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। ये कंप्यूटर वायरस दरअसल क्या बला है? देखिए, वायरस एक मलिशियस कोड है या दुर्भावनापूर्ण कोड कह लीजिए। ये सिस्टम की मेमोरी को हाईजैक कर लेता है और आपका कंप्यूटर पूरी तरह बंद भी कर सकता है। और मैलवेयर भी तो सुना है मैंने, वो भी वायरस ही होता है क्या? मैलवेयर एक काफी बड़ा टर्म है। वायरस उसके अंदर का एक हिस्सा है। मैलवेयर अनऑथराइज्ड एक्सेस देता है किसी को भी। ये ब्राउजर एक्सटेंशन या किसी ईमेल अटैचमेंट से आपके कंप्यूटर में फैल सकता है। और एक और टर्म सुनने में आता है, कंप्यूटर वर्म। वो क्या करता है? वर्म बड़ा खतरनाक है। ये एक स्टैंड अलोन मैलवेयर है जो नेटवर्क के जरिए खुद की कॉपी बनाता रहता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये। अच्छा, मतलब खुद ही बढ़ता रहेगा। एक ट्रोजन हॉर्स भी तो होता है, वो कैसा होता है? ट्रोजन हॉर्स तो एक सातिर हैं। ये किसी निर्दोष और काम के प्रोग्राम का नाटक करता है। आपको लगेगा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, पर इंस्टॉल करते ही तबाही मचाता है। हालांकि ये वर्म की तरह खुद को रेप्लिकेट नहीं करता। इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम में ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। इन दोनों टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन का मतलब है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दिए गए एक्सेस राइट, यानी आपको सिस्टम में क्या देखने की या बदलने की परमिशन है। और ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड डालने के बाद चेक करना कि क्रेडेंशियल्स डेटाबेस से मैच हो रहे हैं या नहीं, राइट? बिल्कुल सही समझिए आप। अच्छा, हैक करने वालों को हम हैकर कहते हैं, पर सब बुरे तो नहीं होते? नहीं, एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये वो हैं जो कंपनीज की मदद करते हैं और उनकी सिक्योरिटी खामियां उजागर करते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। और जो बुरे वाले होते हैं वो ब्लैक हैट? हाँ, वही लोग पैसों के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए डेटा चुराते हैं। इसके लिए वो फिशिंग और स्पूफिंग जैसे तरीके अपनाते हैं। फिशिंग यानी जो फेक ईमेल आते हैं बैंक की तरफ से बनकर, हाँ, ताकि हम अपना पासवर्ड या प्राइवेट इन्फो दे दें। हाँ, और स्पूफिंग में वो सीधा किसी और की आइडेंटिटी या पहचान की नकल कर लेते हैं, गलत फायदा उठाने के लिए। ये सब जानकारी तो काफी आई ओपनिंग है। अब थोड़ा वापस बेसिक्स पर आते हैं, हार्डवेयर की तरफ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बेसिक क्या क्या आता है? इनपुट में तो अपना पुराना साथी कीबोर्ड है, जिसमें टाइपराइटर जैसी कीज होती हैं। फिर माउस आता है, जिसमें 3 बटन और एक ट्रैक बॉल होती है। हालांकि लैपटॉप में अब टच पैड आ गया है। इसके अलावा जॉयस्टिक भी है। लोगों को लगता है ये बस वीडियो गेम में लगती है, पर एयरप्लेन के कॉकपिट, मोटराइज्ड व्हीलचेयर और बड़ी क्रेनों को चलाने में भी इसका यूज होता है। वाओ, ये नया था मेरे लिए। एक लाइट पेन भी होता था ना पहले? हाँ, वो छड़ी जैसा होता था और लाइट सेंसिटिव था। पुराने CRT मॉनिटर के साथ ही चलता था वो। आवाज को डिजिटल बनाने के लिए माइक्रोफोन होता है, पर उसको एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। और पेपर की इमेज को डिजिटल करना हो तो? स्कैनर। और दुकानों में वो जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है? हाँ, वही बारकोड रीडर। वो सब इनपुट हैं। अब आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर सबसे पहले आता है, जो आइकन्स और रिजल्ट दिखाता है। और प्रिंटर, जो कागज पर रिजल्ट निकालता है, जैसे किताबें छापना। आवाज फैलाने के लिए स्पीकर्स होते हैं, जो अब ब्लूटूथ या वायरलेस भी आते हैं। बड़े ऑडिटोरियम या सिनेमा घर में तस्वीर दिखानी हो तो प्रोजेक्टर होता है। और अगर शांति से अकेले सुनना हो तो हेडफोन्स, ईयरफोन या हेडसेट लगा लीजिए। अब ये सारे डिवाइस जिसके सहारे चलते हैं वो तो CPU है। उसके बारे में बात करते हैं। उसके भी 5 घटक होते हैं ना। बिल्कुल, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और एक मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट तो डेटा को तुरंत सेव करने और आगे भेजने का काम करती होगी। एकदम सही। चौथा होता है कंट्रोल यूनिट।
यह सिस्टम का मैनेजर है, पूरे काम का प्रबंधन करता है और सिग्नल जारी करता है। और पांचवा है ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये तो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डिसीजन लेता होगा। हाँ, और ये याद रखने वाली बात है कि सीपीयू दरअसल मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU इन तीनों को मिलाकर बनता है। यही ब्रेन है कंप्यूटर का। अच्छा, तो यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस भी समझ लेते हैं। हार्डवेयर वो जिसे हम छू सकते हैं, जैसे CPU, कीबोर्ड। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्रामिंग कोड या इंस्ट्रक्शन है जो उस हार्डवेयर से काम करवाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कचरा है। सॉफ्टवेयर के भी तो दो टाइप होते हैं। हाँ, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाता है, जैसे विंडोज, लाइनक्स या यूनिक्स, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के किसी खास काम के लिए होता है, जैसे वर्ड या एक्सेल। और ये सब पहले हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, फिर मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल, ताकि मशीन उन्हें समझ सके। अभी हमने वायरस की थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर सिस्टम में वायरस आ जाए तो पता कैसे चलेगा? उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? बहुत क्लियरली पता लग जाता है। सिस्टम की स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी, अजीब सी पॉपअप विंडोज आने लगेंगी। और कभी-कभी अपने आप प्रोग्राम खुलने लगते हैं ना? हाँ, या अकाउंट से खुद ही लॉग आउट हो जाएंगे, और डिवाइस भी क्रैश हो सकता है। इसके टाइप्स काफी इंटरेस्टिंग है। एक होता है बूट सेक्टर वायरस, राइट? हाँ, ये डायरेक्टली फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड को उड़ा देता है। फिर एक डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है। ये .exe या .com फाइल से जुड़ता है। इसे नॉन रेजिडेंट कहते हैं। रेजिडेंट वायरस फिर मेमोरी में ही छुपकर बैठता होगा। एकदम। और एक और है मल्टीपार्टाइट वायरस। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये बूट सेक्टर और exe फाइल दोनों पर एक साथ हमला करता है। ओवरराइट वायरस तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को पूरी तरह से बदल ही देता होगा, नाम से ही लग रहा है। और ये पॉलीमॉर्फिक वायरस कैसा होता है? ये अपना रूप बदलता रहता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको पकड़ना। फाइल इन्फेक्टर वायरस भी होता है जो गेम्स या वर्ड प्रोसेसर के थ्रू फैलता है। एक मैंने कैविटी वायरस के बारे में पढ़ा था, जिसे स्पेस फिलर वायरस भी कहते हैं। हाँ, ये फाइल्स के बीच की खाली जगह भर देता है ताकि फाइल का साइज ना बढ़े और किसी को शक ना हो। आखिरी है मैक्रो वायरस। ये वर्ड फाइल खोलने पर ईमेल के जरिए बहुत तेजी से फैलता है। इन सब वायरसेस का बस एक ही दुश्मन है, एंटीवायरस। बिल्कुल, ये इन हार्मफुल प्रोग्राम्स को ढूंढकर निकाल फेंकता है। मार्केट में कई फेमस हैं, जैसे नॉर्टन, F-Secure, कैस्परस्की, अवास्ट, कोमोडो, मैकेफे आदि। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया बदल दी, यानी इंटरनेट। इसका इतिहास बड़ा रोमांचक है। 1969 में शुरुआत हुई थी। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने ARPANET की शुरुआत की थी। उसके बाद 1970 के दशक में इसका कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण शुरू हुआ और ट्रांसमीटर यूज होने लगे। 1980 तक आते आते वहां TCP/IP का विकास हुआ और ईथरनेट यानी LAN सामने आया। पर आम आदमी के लिए क्रांति आई 1993 में, जब वेब ब्राउजर बनाया गया। वो जो पॉइंट एंड क्लिक वाली सहूलियत थी, उसने सब आसान कर दिया। 90s के एंड में तो ISPs की बाढ़ आ गई थी और आज 21वीं सदी में तो हम वायरलेस ब्रॉडबैंड पर बैठे हैं। ये जो कनेक्शंस के तरीके थे, ये भी काफी बदले हैं समय के साथ। हाँ, सबसे पहले डायल अप होता था, फोन लाइन से जुड़ता था। वो पर जब नेट चल रहा हो तब फोन कॉल नहीं कर सकते थे। उसका वो आवाज बड़ा अजीब होता था कनेक्ट होने पर। फिर ब्रॉडबैंड आया, केबल या फोन से, जिसकी स्पीड अच्छी थी। और अब तो वायरलेस का जमाना है। वाईफाई, मोबाइल फोन, सैटेलाइट। इसके अलावा एक ISDN कनेक्शन भी होता है जो टेलीफोन लाइन से ऑडियो और वीडियो भेजता है। इंटरनेट कुछ प्रोटोकॉल्स पर चलता है, जैसे TCP/IP। ये डेटा को पैकेट में भेजता है, राइट? हाँ, और FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो फाइल्स इधर से उधर भेजता है। और HTTP जो HTML टैग्स के जरिए वेब पेज का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करता है। आज अगर इसके फायदे और नुकसान की बात करें तो प्रोज में तो बहुत कुछ है। आसान जानकारी, ऑनलाइन एजुकेशन। जॉब्स ढूंढना कितना आसान है। लोग वेबसाइट बनाकर बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना आसान हो गया है और सोशल मीडिया ने तो दूरियां ही मिटा दी हैं। पर इसके कॉन्स या नुकसान भी उतने ही खतरनाक हैं। हमारी इंटरनेट पर डिपेंडेंसी बन चुकी है। साइबर क्राइम रोज बढ़ रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इससे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। और बुलिंग या ट्रोल से लोग कितना परेशान रहते हैं वो सब जानते हैं। सही बात है। खैर, नेट की बात हो रही है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके टाइप्स रेंज पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले LAN आता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी एक बिल्डिंग या ऑफिस में होता है। इसमें ईथरनेट या टोकन रिंग यूज करते हैं। हाँ, और उससे भी छोटा होता है PAN यानी
पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बस 10 मीटर या 30 फीट तक ही काम करता है। अपना ब्लूटूथ इसी का एग्जाम्पल है। और किसी शहर के अंदर लगाना हो तो? उसके लिए मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे सिटी का केबल टीवी। इसमें ईथरनेट, एटीएम या एफडीडीआई यूज होता है। और जो सबसे बड़ा है देश और दुनिया के लिए, वो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ, अपना इंटरनेट भी तो वैन ही है ना? एकदम। एक वीपीएन भी होता है दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये पब्लिक वायर पर एक एनक्रिप्टेड और प्राइवेट नेटवर्क बनाता है ताकि डेटा सेफ रहे। इन सब नेटवर्क्स को बिछाने का जो तरीका है उसको टोपोलॉजीज कहते हैं। हाँ, पहला है पॉइंट टू पॉइंट। इसमें दो डिवाइस सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा है बस टोपोलॉजी। इसमें एक सिंगल लाइन होती है जिससे सब कनेक्ट होते हैं। फिर मैश टोपोलॉजी, जिसमें 2 या उससे ज्यादा रास्ते होते हैं। रिंग टोपोलॉजी एक सर्कल की तरह है, पर इसकी कमी यह है कि अगर एक भी नोड फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड होता है और ट्री टोपोलॉजी पेड़ के आकार की होती है, राइट? हाँ, और लाइन टोपोलॉजी में सब सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। इनमें से जब 2 या ज्यादा मिला दिए जाएं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। इन सब में कई नेटवर्क डिवाइसेस भी लगते होंगे, जैसे रिपीटर, जिसका काम है सिग्नल को दोबारा ताकतवर बनाना या रीजेनरेट करना। हब का काम है कई डिवाइस को जोड़कर एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाना। और स्विच भी शायद यही करता है। थोड़ा अलग है, वो इंटेलिजेंट होता है और मल्टी डिवाइसेस को एक सिंगल लैन से प्रॉपर्ली जोड़ता है। राउटर तो सबके घर पर होता है। ये नेटवर्क के बीच पैकेट कॉपी करता है और आईएसपी से कनेक्टिविटी देता है। ब्रिज ट्रैफिक कम करता है और बाहरी डेटा पढ़ता है। और मॉडेम चीज पर जिसके बिना आपका महंगा से महंगा हार्डवेयर जीरो है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी, जब जनरल मोटर्स ने आईबीएम के लिए पहला ओएस बनाया था। और 1960 के दशक में सी लैंग्वेज में यूनिक्स आई थी। ओएस के काफी टाइप्स होते हैं। बैच ओएस, जिसमें एक तरह के काम एक साथ होते हैं। रियल टाइम ओएस, जिसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। टाइम शेयरिंग ओएस, जिसमें कई लोग सिस्टम शेयर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में काफी प्रोसेसर अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। एम्बेडेड ओएस, जो किसी मशीन में अंदर से फिट होता है, जैसे एटीएम। इसके अलावा बड़े नेटवर्क ओएस और मोबाइल के ओएस अलग होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है वैसे? बहुत काम है। मेमोरी मैनेज करना, बूटिंग करना, यूजर इंटरफेस देना, सभी डिवाइसेस को मैनेज करना, साथ ही पासवर्ड की सिक्योरिटी देना और एरर फाइंड करना। तो यूनिक्स आया था 1969 में, फिर एमएस डॉस आया 1981 में, विंडोज 1985 में आया, ब्लैकबेरी ओएस आया 1999 में, मैक ओएस 2001 में, एप्पल का आईओएस 2007 में और एंड्रॉइड 2008 में। विंडोज फोन 2010 में, क्रोम ओएस 2011 में और फायरफॉक्स ओएस 2013 में आया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद थोड़ी चर्चा एप्लीकेशन की भी कर लेते हैं। एमएस ऑफिस के बिना तो काम चलता ही नहीं है। इसे 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। हाँ, पर इसके अंदर जो एप्स हैं वो अलग अलग टाइम पर आए थे, जैसे एमएस वर्ड। ये 25 अक्टूबर 1983 को रिलीज हुआ था। इसका फाइल एक्सटेंशन .doc होता है। ये टेक्स्ट, टेम्पलेट और वर्ड आर्ट के लिए फेमस है। और अकाउंट्स या टेबल के लिए एमएस एक्सेल, जिसमें स्प्रेडशीट, ग्रिड, रो, कॉलम होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका एक्सटेंशन है .xls। हाँ, एमएस पावरपॉइंट भी है, जो 20 अप्रैल 1987 को आया। हाँ, पावरपॉइंट .ppt एक्सटेंशन के साथ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए बढ़िया है। डीबीएमएस के लिए आती है एमएस एक्सेस, जिसमें टेबल और क्वेरी बनती है। ये 13 नवंबर 1992 को आया। एक्सटेंशन है .acdb। एक एमएस आउटलुक भी है। ये 16 जनवरी 1997 को आया था। ये ईमेल क्लाइंट और कैलेंडर का काम करता है। इसका एक्सटेंशन .pst है। और आखिर में एमएस वन नोट। ये 19 नवंबर 2003 को लॉन्च हुआ। ऑनलाइन और ऑफलाइन नोट टेकिंग के लिए जबरदस्त है और इसका एक्सटेंशन .1 होता है। तो दोस्तों, इतनी गहराई से वैक्यूम ट्यूब से लेकर एमएस ऑफिस और आज के एडवांस्ड एआई तक की बुनियादी बातों को समझने के बाद मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग सब कुछ बदल रहे हैं, तो जरा सोचिए, कंप्यूटर की छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन कैसी होगी और वो इस पूरे बुनियादी ढांचे को किस तरह से नया रूप देगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हमारी इस गहन चर्चा में इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।